अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशी होंगे। तो मेरा नाम आसिम है और मैं आपकी केमिस्ट्री का टीचर हूँ और हम पढ़ रहे हैं एमडीके 2025 सिलेबस से केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 को शुरू कर चुके हैं और क्लास 11 के चैप्टर 07 तक हम आ चुके हैं। चैप्टर 07 से हम लेक्चर 01 भी कर चुके हैं। लेक्चर 01 में हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने उसके साथ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया है। हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया है और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं और आप लोगों को भी होमवर्क दिया था। तो वो था हमारा लेक्चर 01 फ्रॉम क्लास 11 और चैप्टर 07 से। आज हम लेक्चर 02 में क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को मुतासर कर सकते हैं। तो उनमें नंबर 1 है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तीसरा हमारे पास सरफेस एरिया, कैटलिस्ट और अगर हम देख ले साथ साथ में इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इसके साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। लेकिन बेसिकली अगर हम देख ले, याद रखें कि बेसिकली जो फैक्टर्स है रेट ऑफ रिएक्शंस के और केमिकल काइनेटिक्स में जो हम ज्यादा फोकस करते हैं वो हमारा होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से भी ज्यादा जो फोकस करते हैं हमारा कंसंट्रेशन पे फोकस होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे सबको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है और इनका क्या इफेक्ट होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हम पहला शुरुआत करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स कंपाउंड भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर वो कंपाउंड्स हैं, अगर हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स है ए प्लस बी और वो हमें प्राइवेट सीधे रहे, तो अगर ए और बी क्या है? कंपाउंड्स हैं, तो इनमें या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा और या आयनिक बॉन्ड होगा। तो याद रखें कि हमारे पास जो रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस होते हैं, द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन sorry, the rate of reaction, the rate of reaction of ionic reactants is greater than the rate of reaction of covalent reactants। जो कोवलेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे आयनिक रिएक्टेंट्स की रिएक्शंस क्या होती हैं? फास्ट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से शो कर दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें हमारे पास क्या है हो सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें प्लस सोडियम क्लोराइड। सो दीज टू आर आयनिक कंपाउंड्स और ये हमारे पास क्या है इस तरफ में, ये आज हमने रिएक्टेंट्स के तौर पर लिए हुए हैं। तो ये रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो कौन से है? एक आयनिक कंपाउंड है। जरा देख ले, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसको हमने R1 का नाम दे दिया। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट सपोज हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? SO2 प्लस O2। ये क्या करेंगे? ये हमें देंगे SO3। तो यहाँ हम इसको बैलेंस करते हैं, इसके साथ हम 2 लगाते हैं, तो इसके साथ भी हम 2 लगाते हैं। अब ये दो सल्फर 6 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बैलेंस हुआ। इस रिएक्शन के रेट को मैं नाम देता हूँ R2। ये हमारे पास कौन से कंपाउंड्स है? दिस आर कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर हम देख ले, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड एंड ऑक्सीजन इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसका रिएक्शन जो होगा वो आयनिक रिएक्शन के रेट से क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R2। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। जब भी आपको आयनिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे तो उसका रेट कोवलेंट
रिएक्शन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ये मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बार समझा चुका हूँ कि ये वाले रिएक्शन स्पीडी क्यों होते हैं और ये वाले रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पर आप। अब मुझे याद नहीं कि मैं किस लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, इसी ही लेक्चर 01 में ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आयनिक रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होता है और कोवेलेंट रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। तो अगर आपने ये समझना है तो इसके लिए आप मेरे लेक्चर 01 फ्रॉम क्लास 11th चैप्टर 07 केमिकल काइनेटिक्स है, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया है, वहाँ पर हम ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये तो हो गई हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट्स के बीच कौन सा अट्रैक्शन है। इस रिएक्शन के बीच अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है और इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी यहाँ पर बॉन्ड कोवेलेंट और यहाँ पर बॉन्ड आयनिक है। लेकिन हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एक और तरह का भी होता है। इसको मैं अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन के दो तो मेरे पास दूसरा क्लासिफिकेशन इस तरह भी हो सकता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का, कि हमारे पास एक होमोजेनियस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और एक होते हैं हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब मैं यहाँ पर समझाता हूँ, जरा देख ले कि मैं लिखता हूँ कि दी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर होमोजेनियस रिएक्टेंट्स, जो आपके पास क्या हो, होमोजेनियस रिएक्टेंट्स हो। और होमोजेनियस रिएक्टेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर आप लिखें हैविंग, जिसके पास क्या हो, हैविंग सेम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज, जिसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज क्या हो, सेम हो, या हैविंग सेम forces of attraction, having same forces of attraction, इनमें जो force of attraction हो वो क्या हो, सेम हो, having same surface area, जिसके पास surface area क्या हो वो सेम हो, और having same physical state हो, जिसके पास फिजिकल स्टेट क्या हो वो भी सेम हो। तो ऐसे रिएक्शंस को, यानी ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस रिएक्शंस। तो मैं कह सकता कि द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर होमोजेनियस रिएक्टेंट्स is greater than is greater than the rate of reaction than the rate of reaction for heterogeneous reactants। तो जो heterogeneous reactants होंगे वो बिल्कुल इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी having a different atomic and molecular size, having different forces of attraction, having different surface area, having different physical states, तो उसको हम क्या कहेंगे, heterogeneous reactants। अब जरा मैं इनका एग्जांपल अगर आप लोगों को दे दूं, एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास क्या है, एक है गैस और एक है इसके साथ दूसरा भी गैस रिएक्टेंट है, और ये रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है, कोई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ R1। और एक दूसरा रिएक्शन से जिसमें मेरे पास गैस जो है वो रिएक्ट कर रहा है एक लिक्विड रिएक्टेंट के साथ, और वो भी हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, और इसको मैंने नाम दे दिया R2। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख ले, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, वो सेम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, वो स्पीड से हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, एटॉमिक साइज, मॉलिक्यूलर साइज, सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएंगे, इनमें इक्वल हो जाएंगे, और इनमें ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ जो हमारा R1 होगा वो ग्रेटर होगा R2 से। तो सेकंड फैक्टर हमारा ये है, सॉरी ये वही नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के फैक्टर से हमने दूसरी क्लासिफिकेशन की नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस फेज, यानी इन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज हमने ये वाला क्लासिफिकेशन की। फिर उनमें से हमने बता दिया कि जिसके पास होमोजेनियस फेज हो उसका स्पीड ज्यादा होता है, जिसके पास हेटेरोजेनियस फेज हो उससे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरी फैक्टर्स की तरफ। और दूसरा फैक्टर्स हमारे पास क्या होगा, हाँ आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाहिर है यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं कि आप एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होगा। तो मुझे याद नहीं है तरतीब से, अगर हम ना भी लिखें, यानी हमें ये जरूरी नहीं है कि हम जिस तरह बुक में लिखा है 1 2 3 4 उस तरह हम भी लिखें, नहीं, हमने सारे फैक्टर्स को पढ़ना है, लेकिन ये ऑर्डर लगाना हमारे लिए जरूरी नहीं। तो दूसरा जो फैक्टर्स है मैं ये लिख सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल
स्टेट। अब ज़रा देख लें, ये मैं बयान नहीं करने वाला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, सही है, गैसियस रिएक्टेंट है और वो आपको दे रहे हैं कोई प्रोडक्ट, आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। एक दूसरा आपके पास रिएक्शन है जिसमें आपके पास लिक्विड और लिक्विड रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। इसी तरह आपके पास एक तीसरा रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और सॉलिड रिएक्ट करके क्या दे रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये सारे होमोजेनियस रिएक्शन है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला होमोजेनियस है, ये वाला हाइड्रोजनियस है, नहीं, ये वाला भी होमोजेनियस रिएक्शन है क्योंकि गैस और गैस रिएक्ट कर रहा है, ये वाला भी होमोजेनियस है क्योंकि लिक्विड और लिक्विड, ये वाला भी होमोजेनियस है क्योंकि सॉलिड और सॉलिड। लेकिन फिर भी इनमें से एक का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का कम है, तीसरे का सबसे कम है। तो अगर मैं इसको कह दो R1, इसको कह दो R2, इसको कह दो R3, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, तो मेरे पास जो रेट ऑफ 1 होगा वो रेट ऑफ 2 से ग्रेटर होगा और रेट ऑफ 2 जो होगा वो रेट ऑफ 3 से ज्यादा होगा। अब ये क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं तो आपको पता है कि गैस में हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोलिजन के लिए या मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वो मूवमेंट करते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं। तो उनमें कोलिजन का चांसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल में कोलिजन का चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनकाइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमें ये पता है कि कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास रिएक्शन का चांस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमारे पास रिएक्शन होगा उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं होता जितना सॉलिड में होता है, सॉरी गैसियस में होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता जितना हमारे पास सॉलिड में होता है। और इसमें एक थोड़ा सा तरतीब भी आ जाता है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते, इतनी ज्यादा मूवमेंट वो नहीं कर सकेंगे, फिर इनके पास कोलिजन का चांस कम हो जाएगा और कोलिजन का चांस कम होगा तो फिर इनमें रिएक्शन का चांस कम होगा, रिएक्शन का चांस कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, या पार्टिकल्स जो भी जिन पार्टिकल से वो सॉलिड बना है वे एक दूसरे से के साथ बिल्कुल टाइटली हेल्ड टुगेदर होते हैं। तो इनके लिए तो बिल्कुल भी मूवमेंट करने के लिए एरिया नहीं होता कि वो उनमें फ्रीली मूव करे, और मूविंग के नतीजे में तो हमारे पास कोलिजन होता है। तो अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो कोलिजन नहीं कर पाएंगे, और कोलिजन नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन का चांस कम होगा, रिएक्शन का चांस कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन of a gas is greater than rate of reaction of a liquid which is greater than rate of reaction of a solid। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोलिजन जो होता है, कोलिजन हम कह सकते हैं कि कोलिजन की चांसेस हमारे पास गैस में क्या होती है, ग्रेटर होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ग्रेटर होती है सॉलिड से। तो इस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन गैस का ज्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज्यादा होता है सॉलिड से। ये हो गई हमारे पास सेकंड फैक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड फैक्टर को। थर्ड फैक्टर क्या होना चाहिए, हम सरफेस एरिया को लेते हैं, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा रिलेशनशिप देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन और सरफेस एरिया के बीच, और वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा हो तो हमारे पास उस रिएक्टेंस का जो रिएक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्टेंस है, ये देख लें, और इस रिएक्टेंस को लेट्स सपोज मैं ये लिखता हूँ शुगर है, मेरे पास क्या है, ये शुगर का एक बड़ा सा टुकड़ा है, वो क्यूबिक, यानी इसको मैं कहता हूँ क्यूबिक शुगर है, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक शुगर है, वो बड़ा सा टुकड़ा क्यूबिक का हम लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, यानी वाटर में इसको हम डिजॉल्व करते हैं, और इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास R1 है, और यहाँ हमें शुगर वाटर मिलती है, ये हमें क्या मिलती है, शुगर वाटर मिलती है, यानी शरबत मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको पीस करते हैं, और जब पीस करते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इस बल्क ऑफ शुगर। ये जो टुकड़ा लिया है हमने शुगर का, इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ये क्यूबिक शुगर है और इसको मैं कहता हूँ पाउडर शुगर। हमने इसका पाउडर बनाया है, बिल्कुल जिस तरह आपके पास
ड्राई मिल्क होते हैं, उस तरह हमने शुगर का भी पाउडर बना दिया है। और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं और ये क्या हो जाते हैं, शुगर वाटर बन जाती हैं। ये हमारे पास क्या बन जाती है, शुगर वाटर। और ये मेरे पास R2 होगा। अब ज़रा देख लें, इस शुगर के बड़े से टुकड़े का यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस एरिया है, वो सिर्फ ये वाला है। यानी ये एरिया जो है, ये वाटर के साथ रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड है। और इसके पीछे जितनी भी शुगर के मॉलिक्यूल्स है, यानी C12H22O11 जो इनके पीछे है, जो इनके नीचे है, वो सारे वाटर के साथ रिएक्शन करने से महरूम है। जब तक ये सरफेस एरिया वाले जितने मॉलिक्यूल्स है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक इनको मौका नहीं मिलेगा। जब ये सारे सरफेस एरिया वाले मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये जो इनके बिल्कुल पीछे है उनको मौका मिलेगा, फिर वो वाले रिएक्ट करेंगे, फिर इनके पीछे जो है उनको मौका मिलेगा, फिर जब वो रिएक्ट करेंगे फिर इनके पीछे जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह ये शुगर का जो बड़ा सा टुकड़ा है, ये जब पानी में हल होगा तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर देख लें हर मॉलिक्यूल हमने जब इसका पाउडर बनाया है, तो अब हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो चुका है। सरफेस एरिया किस तरह ज़्यादा हो चुका है, ज़रा देख लें, हमने हर एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है और हर एक मॉलिक्यूल का ऊपर वाला सरफेस एरिया वाटर के साथ क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ज़रा देख लें, मेरे पास हर एक मॉलिक्यूल या 2-3 मॉलिक्यूल एक साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। यानी अब हमने इस पूरे से बड़े से टुकड़े को क्या किया है, बिल्कुल हर एक मॉलिक्यूल को सेपरेट किया है। जब मैं इसको पानी में डालूँगा और इसको पानी में डालूँगा, तो जैसे ही मैं इसको पानी में डालूँगा इस पाउडर शुगर को, ये फौरन जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एट अ टाइम वाटर के साथ क्या कर जाएँगे, रिएक्ट कर जाएँगे। तो एक ही वक़्त में मेरे पास ये सारे मॉलिक्यूल हल हो जाएँगे पानी में। और यहाँ पर हमारे पास बड़ा-सा टुकड़ा है, तो पहले ऊपर वाले सरफेस वाले, फिर दूसरा जो सरफेस एरिया आएगा, तीसरा सरफेस एरिया, यानी पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, और इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप आएँगे और पानी में हल होंगे। यानी अपनी बारी का वेट करेंगे। यहाँ पर अपनी बारी का वेट नहीं करना पड़ता, सारे मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए फ्री होते हैं। तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, मेरी अम्मा जो थी वो एक बार मैंने शुगर ले आया घर में, तो उन्होंने कहा कि आप जो शुगर लाए हैं वो तो बहुत ज़्यादा पाउडर, यानी बहुत छोटा-छोटा शुगर है, बहुत पाउडर फॉर्म में है। तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब जल्दी से चीनी खत्म हो जाती है। आप ऐसा कर लिया करें कि वो देख लिया करें स्टोर वाले के पास, कि वो बड़े टुकड़े वाली चीनी दे दिया करें, मतलब जिसके क्यूबिक थोड़े बड़े हों, बल्कि हों। तो उनको क्या पता कि इसमें कोई मसला नहीं होता कि जो पाउडर फार्म में होते हैं या जो क्यूबिक फार्म में होते हैं, चीनी है वो तो वैसे भी चीनी है, मतलब ये नहीं है कि वो बड़े टुकड़े वाले ज़्यादा मीठे होते हैं और जो पाउडर फार्म होते हैं वो कम मीठे होते हैं, तो कम पाउडर वाले ज़्यादा इस्तेमाल होगी और क्यूबिक वाले कम इस्तेमाल होगी, नहीं। सिर्फ़ मसला ये होता है कि इसको जब हम पानी में डालेंगे, चाय बनाएँगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा हल होने में, और ये वाला जल्दी से हल होकर हमारे लिए चाय बनाएगी। मतलब ये वाले अगर देखा जाए तो ये वाले ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जल्दी से हल होकर हमें चाय मिल जाएगी और इसमें थोड़ा टाइम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो कंपैरेटिवली हम इसको अगर सेलेक्ट करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ऐसा भी है कि इस पाउडर फार्म में आजकल थोड़ा इम्प्योरिटीज़ आती हैं, यानी चीनी कम होती है और अदर केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी अम्मी शायद ठीक बोल रही हो कि ये वाले चीनी जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए प्योर शुगर की, तो प्योर शुगर में अगर आप क्यूबिक शुगर लेते हैं और पाउडर शुगर लेते हैं, तो पाउडर शुगर इज़ मोर बेटर देन क्यूबिक शुगर फॉर सॉल्युबिलिटी। आपके पास जल्दी से ये हल हो जाएगी, आपका ईंधन भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये वाला थोड़ा ईंधन भी ज़्यादा लेगा इसके कंपेयर में और थोड़ा टाइम भी कम ज़्यादा लेगा। तो कंपैरेटिवली प्योर शुगर इन पाउडर फॉर्म इज़ मोर बेटर देन क्यूबिक शुगर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला फैक्टर भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ R1 जो है हमारे पास वो ग्रेटर है R2 से। क्लियर है? अब मैं फोर्थ हमारा जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या है? क्या होना चाहिए फोर्थ फैक्टर? फोर्थ फैक्टर हमारे पास हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की सेलेबिलिटी भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकती है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक रिलेशनशिप लिखता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर,
जितना हमारे पास किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा रिलेशन हम इस तरह ले सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इनवर्सली इफेक्ट करती है। किस तरह? लेट सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें से ए और बी रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट सी दे रहा है। अब अगर ये रिएक्टेंट्स क्या है, स्टेबल है, तो ये मतलब हमारे पास यहाँ ये क्या है, हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी लेट्स सपोज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। यहाँ पर इस रिएक्शन में मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप खुद बताएं कि अगर ये स्टेबल है तो वो लेस स्टेबल की तरफ क्यों जाएंगे? लेकिन हम फोर्स करेंगे तो वो जाएंगे, रिएक्शन तो होगा हमारी फोर्स की वजह से। तो इस रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैं दे दूँ। यहाँ पर यही a प्लस बी हम लेते हैं और प्रोडक्ट सी बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ कि रेट सॉरी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यह हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या है, स्टेबल है, वो क्या है, मोर स्टेबल है, और रिएक्टेंट जो है वो क्या है, हमारे पास लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल से वो मोर स्टेबल की तरफ मूव करेंगे, जाहिर है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो ज्यादा चाहेंगे कि मैं क्या बना दूं, प्रोडक्ट बन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है हमारे पास स्टेबल है और रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है। तो वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ ज्यादा मूव, तेजी के साथ मूव करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम देख ले, इसको मैं R1 कह दूं और इसको मैं R2 कह दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे पास R1 जो है वो क्या है, R1 जो है वो लेस है R2 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, लेस स्टेबल है, और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है, तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ से आप लोग ये वाला भी समझ सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल हम अगर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लें, वो क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमारे पास CH3COOH वो रिएक्ट करके पानी में क्या देता है हमें, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन ये देता है। और एग्जाम्पल 2 में अगर मैं ले लूँ फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये भी पानी में हल कर दो तो ये हमें देता है फॉर्मेट आयन और साथ साथ में H प्लस आयन। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। ये वाला प्रोडक्ट जो है फॉर्मेट आयन, ये क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है, सॉरी एसीटेट है। और फॉर्मेट आयन जो है इट इज मोर स्टेबल देन एसीटेट है। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो मोर स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है देन इट्स प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है, यहाँ अगर मैं ये लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये मोर स्टेबल लेस स्टेबल है। यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल है और प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसको R1 कह दूँ, ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, और इसको मैं कह दूँ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकंड रिएक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। और अगर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि R1 जो है वो कम है R2 से, यानी लेसर है R2 से। और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास CH3 है, C double bond O and O negative, why it is less stable than H
सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव। ये इससे क्यों लेस स्टेबल है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आयन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डिलोकेलाइज है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड इस तरह, यानी ये रेजोनेंस फिनोमेना, इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, और ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है, HC डबल बॉन्ड O, सॉरी, ये वाला क्या हो जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, तो ये इधर जाएगा। हाँ, तो यहाँ मेरे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज्ड होगा किसी कंपाउंड में, हमारे पास रेजोनेंस आती है, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है। अब इसमें भी रेजोनेंस है, यानी इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप के पास क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा वो क्या कर लेता है, डिस्टेबलाइज करता है, ऐसा अपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इसके ऊपर नेगेटिव, यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी धक्का दे रहा है, तो एज ए रिजल्ट वो इसको भी धक्का मिलेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी, यानी वो भी इस ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से वो हो जाएंगे, इसकी तरफ आएंगे, तो ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी धक्का देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जरा देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है ताकि वो इसके ऊपर आ जाए, तो ये फिर इसको धक्का देगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, तो ऑक्सीजन वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देख लें तो यहाँ आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है इसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों क्या है, जीरो है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों क्या है, जीरो है। तो इसके पास ना तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये फ्रीली रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि फॉर्मेट इज मोर स्टेबल देन एसिटेट है। और फिर ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल बन गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल बन गया, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हो गए हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो वो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, चार फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ फैक्टर्स की तरफ हम आते हैं, और फिफ्थ फैक्टर आपके जहन में क्या होगा, मेरे जहन में तो आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स। अब सर देख ले मेरे पास, यानी हमारे पास, सिर्फ मेरे पास नहीं, हम सबके पास, जितने भी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी वो लाइट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। फोटो रिएक्शंस होते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 में H2 प्लस Cl2 की बात करूं, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी गैस है हमारे पास, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो सर आप देख ले, इस रिएक्शन के लिए अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, इस रिएक्शन के लिए अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रही है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। और नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज करेंगे तो मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रही है, क्योंकि एक वेव के पैकेट को हम क्या कंसीडर करते हैं, जरा देख ले। अगर ये आपके पास वेव है इस तरह, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या मान लेते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को हम मान लेते हैं कि ये एक वेव है। और इस एक वेव को हम क्या कहते हैं, एक फोटॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक फोटॉन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वो लाइट के इस छोटे से पैकेट को क्या कहता है, फोटॉन कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स को। और इसको हमारे जो और साइंटिस्ट से क्या नाम है, चलो इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हम इधर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो इसकी तरफ नहीं चलते। तो जरा देख ले, अगर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रही है, ये क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, नंबर ऑफ वेव्स कम होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जहां आपके पास क्या होता है, अ, अगर आप लोगों ने देखा हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये रिएक्ट करते हैं लाइट की मौजूदगी में, लाइट की एनर्जी में, तो वो हम क्या देते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इसको अगर आप लोग बैलेंस करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, यहाँ पर ये मेरे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोग खुद बैलेंस करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बैलेंस कर दिया। तो ये वाला रिएक्शन भी हमारे पास क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट पर। अगर लाइट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, लाइट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बेसिक टर्म्स है, फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स है, उसकी बारी आती है हमारे पास टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन की। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन की, या इससे पहले हम एक और चीज़ भी पढ़ सकते हैं, वो क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और कैटलिस्ट आपको पता है कि ये क्या करते हैं, स्पीड्स अप, कैटलिस्ट जस्ट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाती है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके हमारा कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट C बनाता है, और यहाँ मैं इसको लिख दूं एक बार के थ्रू। ये मेरे पास एक बार है जहाँ मैं यहाँ पर लिख दूं, ये मेरे पास हो गए रिएक्टेंट्स, यानी A प्लस बी, ये रिएक्ट कर रहा है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट से यानी C। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है, यानी ये देख ले यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं तो वो पहले एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेते हैं। जब इस बार को क्रॉस कर लेते हैं तब जाकर वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी इसके ऊपर वो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये ना तो रिएक्टेंट्स होते हैं ना ही हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, ये एक इंटरमीडिएट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। तो यहाँ पर वो क्या बन जाता है, एक्टिव बन जाता है जब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जरा देख लीजिए, हमारे पास एक रिएक्शन है विदाउट अ कैटलिस्ट। ये क्या है, विदाउट अ कैटलिस्ट ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें मेरे पास क्या है, C प्लस डी रिएक्ट करके F बना रहा है, और इसके लिए भी ग्राफ बना दो। इसके लिए भी क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये इसका प्रोडक्ट्स, ये इसका रिएक्टेंट्स, और ये देख लीजिए इसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर आप देख लीजिए, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ज़ाहिर है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ये जो हमारे पास C प्लस डी है, ये जल्दी से इस बैरियर को क्रॉस करके जल्दी से हमें प्रोडक्ट्स F देंगे। यहाँ पर ये एनर्जी बैरियर देख लीजिए, एक एनर्जी बैरियर होता है, ये देख लें, ये जब वो क्रॉस करेंगे हमारे रिएक्टेंट्स और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर ये बैरियर वो जल्दी से क्रॉस कर लेंगे और जल्दी से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको R1 कह दूँ और इसको क्या कह दूँ, R2, तो स्पीड ऑफ R1 विल बी लेस देन R2, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में मेरे पास कैटलिस्ट मौजूद है। और कैटलिस्ट क्या कर लेता है, किस तरह वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर लेती है। यहाँ पर हमें हमारे सर ने जो एग्जाम्पल बताया वो क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक पहाड़ है, और इस पहाड़ के दूसरी तरफ यहाँ पर एक बंदा है, क्लियर है, और यहाँ पर भी एक बंदा है। अब ये दोनों बंदे एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, मिलते हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं या 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं, मतलब लेकिन मिलते हैं। और वो क्यों इतना टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो ये वाला बंदा जो है ये जब उनसे मिलता है तो ये सारे पहाड़ वाले एरिया को क्रॉस करके फिर यहाँ पर आके इसके साथ मिल लेता है। लेकिन कभी ना कभी उसको ये ख्याल आता है कि इतना सारा रास्ते को कवर करके
हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो क्यों ना हम क्या कर ले, यहाँ पर एक छोटा-सा सुराख कर लेते हैं इस पहाड़ में, ताकि हमें एक क्लोज़ रास्ता मिल जाए और मैं फिर इस रास्ते से मूव करूँ। तो ज़रा देख लें, ये एक स्मॉल रास्ता यानी एक छोटा-सा डिस्टेंस वाला रास्ता इन्होंने अपना लिया, तो अब वो जल्दी से यानी अब वो इस रास्ते से जब आएगा और इस रास्ते से आएगा तो कंपैरेटिवली वो उन इस रास्ते से जब वो जाएगा, उसमें कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जो होल बना दिया है आपने यहाँ पर या इन बंदों ने जो होल बनाया हुआ है यहाँ पर, ये होल किसका रोल प्ले कर रहा है? ये होल यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है और कैटलिस्ट ने क्या किया? एक अल्टरनेटिव वे फॉर द रिएक्शन प्रोवाइड किया। पहले रिएक्शन इस रास्ते से हो रहा था, अब रिएक्शन इस रास्ते से हो रहा है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक डिफरेंट वे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को और फिर वो वे जो होता है उस वे के थ्रू हमारा रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाती है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ किस तरह आती है कि ए कैटलिस्ट increase the speed of a chemical reaction by increasing activation energy, by decreasing activation energy, by एक और इस तरह ऑप्शन आएगा एंड बी में नन ऑफ द अबव भी आ सकता है। तो आपने क्या कहना है? ए कैटलिस्ट increase the speed of a chemical reaction by decreasing the activation energy। तो याद रखिए इस वेक्टर को डी। अब हम मूव ऑन करते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन को? ये हमारा 7th फैक्टर हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करते हैं? तो याद रखिए टेम्परेचर जो है इट डज नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड, इट डज नॉट शो ए रेगुलर ट्रेंड। हमारा टेम्परेचर जो है वो एक रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम होगा, नहीं, स्पेसिफिक नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है, यानी मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होते हैं फॉर सम सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स होते हैं जिसके लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और इसके एग्जांपल्स आपके पास है पोटेशियम नाइट्रेट और इसी तरह इनकी सॉल्युबिलिटी, जब आप इसको पानी में हल करेंगे तो अगर आप इसके लिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास लेड नाइट्रेट है, इसकी आप टेम्परेचर इसके लिए बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है एटसेट्रा। तो ये वो सब्सटेंसेस है जिसके लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका सॉल्युबिलिटी के रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो तेज़ हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इसी तरह मेरे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके लिए जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। जब टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या कर लेता है? डिक्रीज़ कर लेता है। और ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास कौन-कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लिथियम कार्बोनेट ले सकते हैं, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं एटसेट्रा। ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं कि इनके लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती है? कम होती है। यानी इनकी सॉल्युबिलिटी का जो रिएक्शन है उसका स्पीड और उसका रेट डिक्रीज़ करता है। इसके लिए जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। और एक और तरह के भी हो सकते हैं हमारे पास, वो क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिसके लिए हम टेम्परेचर को क्या कर दें? डिक्रीज़ कर दें और इंक्रीज़ कर दें। उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पर, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और वो कौन है हमारे पास? एग्जांपल है आपके पास सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो घटती है ना वो इंक्रीज करती है, ना डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करती है, चाहे आप टेम्परेचर को कुछ भी कर ले। और एक और तरह के सब्सटेंसेस भी है हमारे पास, और वो किस तरह है? हमारे पास एक और तरह के सब्सटेंसेस है कि इनके लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक खास पॉइंट तक जब हम क्या कर लेते हैं? टेम्परेचर को
बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी क्या करता है इंक्रीज करता है फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट आफ्टर अ दैट पॉइंट आफ्टर दैट पॉइंट क्या हो जाता है, आफ्टर दैट पॉइंट अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये कुछ अलग तरह का साल्ट है, जैसे कि आपके पास क्या है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट वो साल्ट है कि इसके लिए जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कहाँ तक आप इंक्रीज करते हैं, आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं कितना 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड गालिबन इतना ही है अप्रॉक्सीमेटली। तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर लेती हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं बढ़ाते हैं, यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आप आगे चलते हैं, तो इनके लिए फिर इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है वो डिक्रीज कर जाते हैं। सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये हो गई हमारे पास टेम्परेचर की इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डज नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड विद द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं concentration की, and concentration is the most basic factors in chemical kinetics for the rate of reaction। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं कंसंट्रेशन के फैक्टर से। तो अब हम देखते हैं 8 फैक्टर्स, और वो क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है या कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के। तो याद रखें कि जो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन and the concentration is very complicated and it can only be determined experimentally। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस रिएक्टेंट्स का अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, या अगर इस रिएक्शन का मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, या अगर इसका रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन में बढ़ाता हूं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, यानी कुछ भी आप नहीं कह सकते। तो आप इसके लिए क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे कि जब मैंने इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हुआ, वो चेंज हुआ नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना गुना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो कितना गुना इंक्रीज हुआ। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन में rate of reaction may depend upon the rate of reaction may depend upon the concentration of reactants and products। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर सकता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों पर, या हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में only depend upon the concentration of reactants or products। या हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो इस तरह भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाए या घटाए रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन की कंसंट्रेशन आप चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। या ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोई वास्ता ना हो, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। ये दोनों के साथ भी वो रिलेशन में हो सकता है। और यहाँ पर हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि maybe rate of reaction increases with increase in concentration of reactants। ये हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता हो, या मे बी द रेट ऑफ रिएक्शन
decreases with increase in temperature। ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा हो अगर आप with increase in concentration of reactants, with increase in concentration of reactants, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों बातें आप प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं कि मे बी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मे बी द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी हो सकता है मे बी rate of reaction increases 2 times by doubling the concentration of reactants। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, दुगना करते हैं, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को 1 टाइम या 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, हमारा हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाए। हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ जाए। हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स से बढ़ाते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाए। यानी कुछ भी हो सकता है। ये चीज से हम लिखेंगे फिर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हम ये आपको नहीं कह सकते कि इन फलाने रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इस तरह रिलेटेड है और इस रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन के साथ इस तरह रिलेटेड है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल फिगर के ऊपर कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया था। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया था a प्लस बी और वो हमें दे रहे थे सी। अब हमें पता चल सकता है कि जब हमने ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। जब हमने बी का कंसंट्रेशन भी बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी ए और बी का कंसंट्रेशन जब हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, ए का भी 2 टाइम्स, बी का भी 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। जब सिर्फ ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 2 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। जब सिर्फ बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 2 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता हूं, बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ ना कहे। ऐसा भी हो सकता है कि बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता हूं, ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ ना कहे। ऐसा भी हो सकता है कि ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स बढ़ाता है और बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को 2 टाइम्स बढ़ाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को 8 टाइम्स बढ़ाता हो और ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स बढ़ाता हो। कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर और ये चीजें हमें बताती है रेट इक्वेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रेट इक्वेशन या रेट लॉ जिसको हम कहते हैं, या इक्वेशन ऑफ रेट लॉ। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये रेट इक्वेशन या रेट लॉ सारे के सारी बात करती है एक्सप्लेन करने में, किस चीज को एक्सप्लेन करने में, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने में कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर होता है। तो ये वाला रिलेशनशिप हम इस इक्वेशन या रेट लॉ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सलाम।